हेलो दोस्तों, साइकोलॉजी के लेक्चर नंबर 2 में जो कि एक डेमो लेक्चर है HP टेट मेडिकल, HP TGT कमीशन और HP PGT कमीशन के लिए, उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। देखिए जानकारी, ये जो हमारा बैच है शुरू होने जा रहा है 14 मार्च से। किसके लिए? HP टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल, JBT और आर्ट्स के लिए। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए हम ये जो साइकोलॉजी का है डेमो लेक्चर आपके लिए लेके आए हैं। देखो कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। लाइव क्लासेस मिलेगी, ठीक है जी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी। अगर आप लाइव क्लासेस नहीं लगा पा रहे हैं तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हैं। PDF ऑफ क्लास वर्क, जितना भी हम क्लास में वर्क करवाएंगे उसकी आपको PDF मिलेगी। साथ में एक्स्ट्रा नोट्स दिए जाएंगे जो कि टीचर्स ने अपनी तैयारी के लिए खुद बनाए थे। और MCQ प्रैक्टिस हर चैप्टर के बाद या फिर वीकेंड पे आपको MCQ प्रैक्टिस करने के लिए एक क्लास मिलेगी। उसके बाद है जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो मॉक टेस्ट दिए जाएंगे जिससे कि आप अपनी तैयारी का आंकलन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात ध्यान में रखिएगा कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने साइकोलॉजी की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसकी क्या क्या डेफिनेशन है, उनका क्या क्या मतलब था। तो हम बात करेंगे साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी में हमने बोला था कि क्या है ये तो मन का विज्ञान है। मन का विज्ञान, स्टडी ऑफ सोल या स्टडी ऑफ आत्मा, मन का विज्ञान। या इसको हमने मन की जगह क्या बोला था, आत्मा भी बोल दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने चेतना भी बोला था कि भाई ये तो चेतना का विज्ञान है। मन यानी कि माइंड, आत्मा यानी कि सोल और चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से साइकोलॉजी को व्यवहार का अध्ययन बोला, बिहेवियर का, स्टडी ऑफ बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर बोला गया। किसको? साइकोलॉजी को, यानी कि व्यवहार का विज्ञान। तो देखो बात करते हैं, जैसे जैसे हमारे मनोवैज्ञानिक आगे बढ़ते गए तो उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज देने लगे। तो जब हम बात करते हैं चेतना की, तो चेतना का विज्ञान जब मनोविज्ञान को बोला गया या स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस बोला गया, तब इसकी आलोचना की गई, ठीक है जी, कि भाई साहब ये कैसे हो सकता है, चेतना का विज्ञान आप कैसे बोल सकते हैं। तो आलोचना की गई। किस किस ने आलोचना की? एक तो हमारे जो मनोवैज्ञानिक है फ्रूड, उन्होंने की, और दूसरे हैं मैकडूगल। इन्होंने बोला कि साइकोलॉजी जो है वो चेतना का विज्ञान कैसे हो सकता है। इस पर मैकडूगल ने एक बुक लिखी जिसमें कि उन्होंने अपनी बुक में सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। व्यवहार शब्द यानी कि जो बिहेवियर वर्ड है उसका यूज किया। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्यवहार शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो वो हमारे हैं मैकडूगल साहब, ठीक है। इतनी बात। अब ये जो व्यवहार शब्द है इसका उल्लेख या यह शब्द उन्होंने कहाँ पे प्रयोग किया? तो उन्होंने अपनी एक बुक लिखी और उस बुक का नाम था एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। ध्यान में बात रखेंगे, CTET में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी बुक किसने लिखी थी, ठीक है। उन्होंने ये वर्ड तो दे दिया लेकिन ही फेल्स, वो असफल रहे। ही फेल्स टू एक्सप्लेन दिस वर्ड। उन्होंने ये वर्ड दे तो दिया लेकिन इस वर्ड को एक्सप्लेन करने में वह फेल रहे। ही फेल्स टू एक्सप्लेन वर्ड बिहेवियर, ठीक है। वह व्यवहार शब्द को एक्सप्लेन करने में असफल रहे। तो यहीं से ही शुरू हो जाती है व्यवहार का विज्ञान, इनकी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इक्वल्स टू स्टडी ऑफ बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का विज्ञान। देखो ये जो यहाँ पे शुरुआत कर दी थी मैकडूगल ने, तो इसको आगे किसने कंटिन्यू किया? तो एक नाम आता है हमारे पास, वाटसन, ठीक है जी। क्या है? वाटसन।
तो 1912 की ये बात होती है। 1912 में जो हमारे वॉटसन है, जेबी वॉटसन जिनका पूरा नाम है, उन्होंने इस शब्द को, इस व्यवहार को, शब्द को परिभाषित किया। ठीक है, बिहेवियर शब्द को एक्सप्लेन किया, बिहेवियर वर्ड को क्या किया, एक्सप्लेन किया। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब बात आ जाती है सारी जेबी वॉटसन पर। ठीक है, अब जेबी वॉटसन ने 1913 में एक राइटिंग प्रकाशित की, एक पेपर प्रकाशित किया, लेख लिखा जिसको हम बोलेंगे। उसमें इन्होंने बिहेवियर के बारे में बात करी। इसलिए ये जो हमारे वॉटसन साहब हैं, इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है। व्यवहारवाद का जनक तो ये हो जाएंगे वॉटसन। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा वॉटसन के बारे में जान लेते हैं। तो वॉटसन ने सबसे पहले एनिमल विशेषज्ञ थे ये, जिसको हम बोलेंगे कि एनिमल साइकोलॉजी पर इन्होंने काम किया। एनिमल साइकोलॉजी कि किस तरह से एनिमल जो हैं वो बात करते हैं, किस तरह से वो रहते हैं, किस तरह से वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रहते हैं, इन्वायरमेंट का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन्होंने एनिमल साइकोलॉजी पर बात करी। ठीक है, और फिर एनिमल साइकोलॉजी के साथ साथ ही इन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी पर भी अपना शोध करना शुरू किया, ह्यूमन साइकोलॉजी। और बात करें कि वाटसन साहब जो थे ये फर्स्ट पीएचडी थे साइकोलॉजी में, फर्स्ट पीएचडी इन साइकोलॉजी। ठीक है, तो इन्होंने पहली साइकोलॉजी की डिग्री, साइकोलॉजी में पीएचडी की डिग्री करी थी। ठीक, अब देखो ये जो व्यवहार है, ठीक है, व्यवहार की हम बात करते हैं तो व्यवहार सिंपल सी बात है कि किस तरह आदमी व्यवहार करता है, किस तरह से उसके व्यवहार में चेंजेस आते हैं, कैसे कैसे कौन कौन से कारक इसके लिए होते हैं जिसके कारण वो अपने व्यवहार में चेंजेस लाता है। तो व्यवहार जो है वो एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई। जैसे ही कोई स्टिमुलाई किसी जीव को मिलती है, ठीक है, तो उसका वह रिस्पॉन्स कैसे करता है, तो इसको हम बोलेंगे स्टिमुलाई क्या होता है, उद्दीपन, उद्दीपन के प्रति जो भी वो अनुक्रिया करेगा या प्रक्रिया करेगा उसको हमने बोल दिया व्यवहार। जैसे कि मान लीजिए कि एक जलती हुई कैंडल है और हमारा हाथ उस जलती हुई कैंडल के ऊपर आ जाता है, तो हम एकदम से क्या करते हैं, अपना हाथ हटा लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें गर्मी लगती है, हमें जलन महसूस होती है। तो यहाँ पे आग क्या है, एक स्टिमुलाई हो जाएगी और हमारा हाथ हटाना क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स हो जाएगा। और ये क्या हो गया, एक ये व्यवहार हो गया कि हमने जलती हुई कैंडल या जलती हुई मोमबत्ती के प्रति कैसा व्यवहार किया, अपना हाथ हटा लिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि इस किस पे डिपेंड होती है, ये रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलाई, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल है, जब हम स्कूल में जाते थे तो टीचर हमें क्या करते थे, डंडे से मारते थे। जब भी हम अपना हाथ आगे करते थे तो मास्टर साहब अपना डंडा हमारे हाथ में मारते थे, तो हम अपना हाथ हटाने की कोशिश करते थे। तो जो हमारा हाथ हटाना है वो क्या है, एक अनुक्रिया है, एक रिस्पॉन्स है। और स्टिमुलाई क्या है, मास्टर का डंडा। ठीक है, मास्टर का डंडा एक उद्दीपन हुआ, एक स्टिमुलाई हुआ, और हमारा हाथ हटाना क्या हुआ, अनुक्रिया हुई, रिस्पॉन्स हुई, और वही क्या बन गया, व्यवहार बन गया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब देखिए ये जो थ्योरी है व्यवहारिज्म की थ्योरी, या हम बोलेंगे कि बिहेवियरिज्म की थ्योरी, इसके पीछे, इसको उत्पन्न होने के पीछे कौन कौन सी थ्योरीज इंपॉर्टेंट थी। तो देखो 1904 में हम बात करते हैं। 1904 में एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था पावलोव। उन्होंने एक थ्योरी दी जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग।
ठीक है जी, ये थ्योरी दी उन्होंने। तो यही वो थ्योरी है जिससे कि व्यवहार, या हम बोलेंगे व्यवहारवाद की स्थापना हुई। व्यवहारवाद की स्थापना, या हम बोलेंगे कि बिहेवियरिज्म की नींव रखी किसने? इस थ्योरी ने। और इस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, जो कि पावलोव द्वारा दी गई। और क्लासिकल कंडीशनिंग को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, ठीक है। 1904 की ये बात हो रही है, 1904, ठीक है। इतनी बात, ठीक है जी, ये हो गया। अब उसके बाद एक और हमारे पास आते हैं जिनका नाम है, उन मनोविज्ञानी का नाम है स्किनर। स्किनर साहब ने भी अपना एक सिद्धांत दिया जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। तो यहां से भी व्यवहार जो है, व्यवहार की बात हम करते हैं, यहां से भी व्यवहारवाद का क्या हुआ? उदय हुआ। और ये जो हमारे स्किनर साहब हैं, इनको हम और क्या बोलते हैं? रेडिकल बिहेवियरिज्म जो है वो इन्होंने दिया। रेडिकल का मतलब ये पूरी तरह से बिहेवियर के ऊपर क्या थे? कार्यरत थे। और जिसको हम बोलेंगे मौलिक व्यवहारवादी थे। इन्होंने अपना सारा काम किस पे किया? व्यवहार पर किया। व्यवहारवादी, मौलिक व्यवहारवादी थे ये। कौन? स्किनर, बीएफ स्किनर, जिनको आप जानते हैं। और इनको हम बहुत ही अच्छे तरीके से आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब उसके बाद हम आगे धीरे धीरे देखते रहेंगे, जब हम इन थ्योरीज को पढ़ेंगे तो कैसे हम बात करते हैं, ठीक। तो स्किनर साहब की अगर थोड़ी सी बात कर लें तो इन्होंने व्यवहार को दो भागों में बांटा। एक हो गया ऐच्छिक, ऐच्छिक मतलब ऐसा व्यवहार जो आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, और दूसरा हो गया अनैच्छिक। अनैच्छिक का मतलब कि ऐसा व्यवहार जिसको आप खुद कर रहे हैं, ठीक है, सोच कर करें। ऐच्छिक, ऐच्छिक का मतलब हुआ अपने आप हुआ व्यवहार, अपने आप। और अनैच्छिक मतलब कि सोच समझकर किया गया व्यवहार, ठीक है। ये दोनों बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है। ऑलराइट। अब व्यवहारवाद जो है वो बहुत सी चीजों पर निर्भर होता है, ठीक है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो अब ये हमारा साइकोलॉजी का एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन हो गई, जहाँ पे हमें पता लगा कि व्यवहार कहाँ से आया, व्यवहार शब्द, और व्यवहार की जो विकास है, व्यवहार का विकास या डेवलपमेंट कैसे हुई, कैसे हमने साइकोलॉजी को बोला कि इट इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर, ठीक है। इतनी बात आई थिंक आप सभी को क्लियर होगी, ठीक है जी। ओके, अब हमारा मेन टॉपिक आता है चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट जिसको हम बोलेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बाल विकास। बाल विकास। अब थोड़ी सी और बातें जान लेते हैं, जैसे कि हमारा साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी का जो हम बात करते हैं किसकी? तो सारे के सारे जीव की, ऑल द ऑर्गेनिजम्स जिनकी हम स्टडी करेंगे उसको हम साइकोलॉजी बोलते हैं। सभी जंतुओं की जो स्टडी करते हैं हम साइकोलॉजी में करते हैं। उसके बाद आ जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी या जिसको हम बोलते हैं शैक्षिक शिक्षा मनोविज्ञान जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है? वो केवल मनुष्य का अध्ययन होता है, केवल मनुष्य का अध्ययन, ठीक है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी में हम केवल ह्यूमन बीइंग्स की साइकोलॉजी का अध्ययन करते हैं। और अगर हम बात करते हैं बाल विकास की, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट की, चाइल्ड डेवलपमेंट में गर्भ से लेकर, जन्म से लेकर या गर्भ से लेकर जब तक
एक बच्चा जो है किशोरावस्था तक पहुंच जाता है तब तक बात करेंगे, गर्भ से लेकर किशोरावस्था तक, किशोरावस्था तक। और ये किशोरावस्था कब तक आएगी? 18 वर्ष, 18 वर्ष तक आएगी। तो बाल विकास कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम वॉम टू किशोरावस्था। किशोरावस्था को हम क्या बोलेंगे? एडोलेसेंस। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखनी है, आपको पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे आ जाता है हमारे पास कि ये जो हमारा विकास हो रहा है वो कैसे हो रहा है, क्या क्या फैक्टर्स जो है हमारे विकास को क्या कर रहे हैं? इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अगर हम बात करेंगे कि साइकोलॉजी या फिर डेवलपमेंट, विकास की बात करते हैं, तो विकास कब से कब तक होता है? विकास होता है वॉर्म टू टॉम्ब, वॉर्म टू टॉम्ब, यानी कि गर्भ से लेकर कहाँ तक? टॉम्ब तक, यानी कि कब्र तक। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस पे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो ये होती है डेवलपमेंट। ऑल राइट। और जब जहाँ गर्भ में एक बच्चा होता है, ठीक है, एक छोटे जे जाइगोट से यह बड़ा होता है, जाइगोट की डिवीज़न होती है, फिर वो एक बच्चे का रूप लेता है, फिर वो माता के शरीर से बाहर आता है, फिर वो बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, उसमें विकास होता है, उसमें ग्रोथ होती है, और फिर वह मृत्यु तक पहुंचता है। तो जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको दफना दिया जाता है, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं कब्र। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो गर्भ से लेके कब्र तक होती है। ठीक है, तो अब देखो, एक साइंटिस्ट थे हमारे, साइंटिस्ट या हम बोलेंगे कि साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, जिनका नाम था पेस्टोलॉजी। क्या नाम था? पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी इन्होंने अपने पुत्र पर अध्ययन किया, अपने पुत्र यानी कि चाइल्ड पर अध्ययन किया। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि कैसे जो मेरा बालक है उसमें परिवर्तन आ रहे हैं, धीरे धीरे परिवर्तन आ रहे हैं। तो उनके पुत्र की उम्र जो थी वो 3.5 वर्ष थी, और जो भी परिवर्तन उसमें आए उन्होंने उसको अपनी एक डायरी में लिखना शुरू किया। जो भी परिवर्तन आए उनको डायरी में लिखना शुरू कर दिया, और फिर उन्होंने एक बुक प्रकाशित की। ठीक है, उसी को मद्देनजर रखते हुए, उसी के ऊपर यह करते हुए उन्होंने 1774 ईस्वी में 1774 में एक बुक लिखी जिसको नाम दिया बेबी बायोग्राफी, बच्चे की बायोग्राफी, बेबी बायोग्राफी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद एक रूसो की पुस्तक आती है, रूसो भी आपने सुना होगा, इन्होंने भी अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम है इमाइल, इमाइल। ठीक है, ये भी बच्चे के ऊपर ही डिपेंड थी, बच्चे के ऊपर ही निर्भर थी। इसी तरह अगर हम आगे बात करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं टाइडमैन। टाइडमैन ने भी एक बुक लिखी, और ये कब लिखी? ये लिखी थी 1787 ईस्वी में। ठीक है, और इसका नाम भी क्या था? बेबी बायोग्राफी। इन्होंने भी अपने बच्चे के ऊपर अध्ययन किया था, और फिर जो भी उनको परिणाम मिले उन पर उसने एक बुक लिखी जिसको हमने नाम दे दिया बेबी बायोग्राफी। हमने नहीं दिया, उन्होंने खुद दिया था। ठीक है, टाइडमैन। तो यहाँ से बाल विकास की एक नींव जो है वो आ जाती है, एक नींव बन जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक मनोवैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, और इनको कहा जाता है फादर ऑफ एडोलसेंस, फादर ऑफ एडोलेसेंस। देखेंगे इनके बारे में भी आगे देखेंगे। इन्होंने पहली बार किशोरावस्था वर्ड का यूज किया, पहली बार किशोरावस्था के बारे में बात करी। किशोरावस्था, इसको हम क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस बोलते हैं। ठीक है बात। और इसी के नाम पर उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था किशोरावस्था या एडोलेसेंस, और ये कब? 1904 में। ठीक है, 1904 में। फिर और पृष्ठभूमि बांधते हैं, तो एक नाम है गैसल,
गैसल करके हमारे पास एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, गैसल जिनको हम बोलेंगे, इनका नाम है, ठीक है। इन्होंने, ये क्या थे, एक डिजीज स्पेशलिस्ट थे, बच्चों का इलाज करते थे, चाइल्ड डिजीज स्पेशलिस्ट, ठीक है, चाइल्ड डिजीज स्पेशलिस्ट, यानी कि बच्चों के रोगों के स्पेशलिस्ट थे। और इन्होंने 1928 में क्या बोला कि ह्यूमन की ग्रोथ जो है वह कहाँ से शुरू होती है, इन्फेंसी से शुरू होती है, जब बच्चा जन्म लेता है तब से शुरू होती है। तो 1928 में इन्होंने एक बुक लिखी और उस बुक का नाम था इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ, इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ, ये बुक लिखी। और इसमें ही उन्होंने परिपक्वता की भी बात करी, यानी कि मैच्योरिटी कैसे आती है उसके बारे में भी इन्होंने बात करी। मैच्योरिटी मीन्स परिपक्वता, ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे भाई साहब आ जाते हैं जीन पियाजे भाई साहब आ जाते हैं और इन्होंने सिद्धांत दे दिया कोग्निटिव डेवलपमेंट का इन्होंने क्या दिया, सिद्धांत दिया। तो हम बोलेंगे कोग्निटिव डेवलपमेंट प्रिंसिपल, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ऑलराइट, देखो संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित है, माइंड से संबंधित है, यानी कि दिमाग से संबंधित है। जितनी भी चीजें हम दिमाग का प्रयोग करके करते हैं वो आ जाता है संज्ञानात्मक विकास में, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। और जीन पियाजे ने एक और थ्योरी दी थी जिसको हम बोलते हैं नैतिकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मोरालिटी, ठीक है, नैतिकता का सिद्धांत, नैतिकता का सिद्धांत। ऑलराइट, इतनी बात हो गई। तो ये थे प्याजे साहब। प्याजे साहब ने भी बच्चों पर अध्ययन किया। इनके खुद के 3 बच्चे थे, 3 चाइल्ड थे जिन पर उन्होंने अपना अध्ययन किया और फिर ये सारे नतीजे पर पहुंचे, इन्होंने सिद्धांत दिए। तो ये बातें थी। फिर 1930 में भाई साहब पूरी तरह से हो जाती है बात चाइल्ड डेवलपमेंट की, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास। अब यहाँ पे बात कर देते हैं वो कि यह कहाँ से होता है, बॉर्न टू एडोलसेंस, यानी कि बच्चे के विकास की अगर हम बात करते हैं तो ये बॉर्न टू एडोलसेंस तक चलता है। ओनली चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि गर्भ से लेकर किशोरावस्था तक, गर्भ से किशोरावस्था तक चलता है हमारा बाल विकास, ठीक है। और ये जो विकास होता है, एक बच्चे का विकास होता है, इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो देखो, एक तो हो गया फिजिकल फैक्टर्स, इसको हम बोलते हैं शारीरिक फैक्टर्स, इसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। फिर कोग्निटिव फैक्टर्स यानी कि संज्ञानात्मक फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं। फिर हो गया सोशल यानी कि सामाजिक फैक्टर्स, किस तरह वो समाज में रह रहा है। फिर एक होता है हमारा इमोशनल फैक्टर्स यानी कि संवेगात्मक फैक्टर्स इसको प्रभावित करते हैं। जब ये चारों फैक्टर्स किसी बच्चे को अफेक्ट करते हैं, उनकी वजह से उसमें विकास होता है, डेवलपमेंट होती है, उसको हम बोल देंगे कि वह क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट है। और ये कब से कब शुरू होती है भाई साहब, ये गर्भ से लेके किशोरावस्था तक, बॉर्न टू एडोलसेंस, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में आ जाते हैं। तो भारत में भी 1930 में काम शुरू हो गया भाई साहब साइकोलॉजी में। भारत में बाल विकास पर अध्ययन आरंभ हुआ। 1930 में भारत में बाल विकास पर अध्ययन शुरू हो गया, ठीक है। और
अगर हम भारत में बात करें तो 1916 में हमने पिछली क्लास में भी देखा कि पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली गई। ठीक है जी। और ये कहाँ खोली गई थी? कलकत्ता में खोली गई थी। कहाँ पे? कलकत्ता। और किसके द्वारा खोली गई थी? इसके पीछे डॉक्टर एन सेन गुप्ता थे। ठीक है, इन्होंने भारत में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली थी। कहाँ पे? कलकत्ता में 1916 में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई होगी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, इतनी बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है हमारी, अब यहाँ से शुरू हो जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हमने देख लिया चाइल्ड डेवलपमेंट कैसे होती है, कहाँ से कहाँ तक होती है, क्या क्या फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। अब सीधी बात आ जाती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्या मीनिंग हुआ? व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट इज डेवलपमेंट? ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है? ग्रोथ का अगर हिंदी में अगर हम बात करें तो ये हो जाती है अभिवृद्धि, और अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये हो जाता है विकास। अगर हम मुख्य रूप से बात करें कि ये ग्रोथ जो है वो क्या होती है, तो देखो ग्रोथ का मतलब होता है कि बच्चे की हाइट में बढ़ना, बच्चे का जो शरीर है उसमें ग्रोथ होना, कैसे उसकी बाजुएं लंबी हो रही हैं, उसके हाथ पैर बड़े हो रहे हैं, वो सब आ जाता है ग्रोथ में। इनकी सीधी सी बात है कि ग्रोथ को हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। इसका मापन किया जा सकता है। मेजर्ड, इट वाज मेजर्ड या इट इज़ मेजर्ड, इसको हम माप सकते हैं। तो इस आधार पर ये क्या हो गया? एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस हुई। तो ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस। ठीक है। और अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में आ जाता है हमारा कि उसको हम देख नहीं सकते हैं, जो विकास है वो देख नहीं सकते, यानी कि ये एक तरह से इंटरनल होता है। ठीक है। तो डेवलपमेंट की बात करते हैं कि उसको मैच्योर हो जाता है, हमारा बच्चा जो है वो मैच्योर हो रहा है। और ये जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। वो कुछ ना कुछ जो सीखता रहता है, जब वो सीखेगा तो उससे क्या होगा? उसका विकास होगा। तो डेवलपमेंट जो है वो एक कैसी प्रोसेस होती है? क्वालिटेटिव, यानी कि क्वालिटी गुण, और क्वांटिटेटिव, ये दोनों होती है। ठीक है, गुणात्मक भी होती है और क्वांटिटेटिव भी होती है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। अब जब हम इसका डिफरेंस करेंगे तो वहां पे देखेंगे डिफरेंस की जो बातें हैं वो क्या क्या रहती हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ठीक है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की कितनी टाइप्स हैं, यानी कि विकास के भाग। विकास को कैसे कैसे हम समझेंगे? सबसे पहले आ जाता है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट। अब कोग्निटिव डेवलपमेंट किससे संबंधित होती है? हमारे दिमाग से। जितनी भी हम चीजें दिमाग का यूज करके करते हैं वो आ जाता है संज्ञानात्मक विकास में, दिमाग या माइंड। ठीक है। नंबर 2 पे हम बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास। शारीरिक विकास, तो शरीर में जितनी भी चेंजेस आ रही हैं, बॉडी चेंजेस, उनको हम बोल देते हैं फिजिकल चेंजेस या फिजिकल डेवलपमेंट। नंबर 3 पे आ जाता है हमारा सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं सामाजिक विकास। समाज के कारण क्या क्या चेंजेस आ रही हैं उसको हम सोशल डेवलपमेंट में डाल देते हैं। और नंबर 4 पर अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट आ जाता है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट, और इसको हम बोलते हैं संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशन की वजह से जो भी डेवलपमेंट हो रही है, जो भी विकास हो रहा है, वो आ जाएगा इमोशनल डेवलपमेंट में। ठीक है।
अब अगर हम बात करें यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट की या शारीरिक विकास की, फिजिकल डेवलपमेंट, तो देखो इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो हमारे आ जाते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स जिसको हम बोलते हैं स्थूल गतिज्ञ, स्थूल गतिज्ञ, और दूसरा आ जाता है हमारा फाइन मोटर स्किल्स। अब इसको ध्यान से देखो कि इसका मतलब क्या हुआ, फाइन मोटर स्किल, और हिंदी में इसको बोलते हैं सूक्ष्म गतिज्ञ कौशल, सूक्ष्म गतिज्ञ कौशल, ठीक है, कौशल। अब ग्रॉस का मतलब हुआ बड़ा, तो जितने भी हमारे बॉडी के बड़े बड़े पार्ट हैं, जैसे कि हमारे हो गए आर्म्स हो गई, उनका डेवलपमेंट, लेग्स हो गई, या बिग मसल्स जितने भी हैं उनकी विकास, उनका जो डेवलपमेंट हो रही है उसको हम बोल देंगे ग्रॉस मोटर स्किल्स। जैसे कि भागने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, हमारी लेग्स चाहिए, हमारी आर्म्स चाहिए, तो उनका विकास होना वो आ जाएगा ग्रॉस मोटर स्किल्स में। और फाइन मोटर स्किल्स की अगर हम बात करें तो सूक्ष्म यानी कि छोटी छोटी मसल्स का विकास, छोटी मसल्स का विकास, उसको हम बोल देते हैं फाइन मोटर स्किल में। ऐसे काम जहाँ पे हमारी छोटी छोटी मसल का प्रयोग होता है वो आ जाता है फाइन मोटर स्किल में। जैसे कि बारीकी का कोई काम करना है, बारीकी का काम करने में, जैसे कि हम उंगलियों से कोई चीज़ पकड़ते हैं तो यहाँ पे उंगलियों के मसल का यूज़ हो रहा है, और वो क्या है, छोटी मसल्स हैं, ठीक है। तो ये फिजिकल डेवलपमेंट में आएगा, ठीक है। इतनी बात तो आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद देख लेते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर 1 आ जाता है ग्रोथ। क्या है भाई साहब, ये तो क्वांटिटेटिव है, ये हमने पहले भी बात कर ली, क्वांटिटेटिव, ओके। और अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये क्वांटिटेटिव तो है ही है, क्वांटिटेटिव तो है ही है, साथ में क्वालिटेटिव भी है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव। तो देखो अगर मैं इसको आपको समझाना चाहूँ एक एग्जाम्पल के रूप में, तो देखो दो व्यक्ति हैं, ये बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और इनको एक लड़का या कोई भी और व्यक्ति दिख जाता है, तो जब ये इसको देखते हैं तो ये बोलते हैं कि हाँ ये लड़का जो है या ये व्यक्ति जो है इसकी काफ़ी अच्छी हाइट है, काफ़ी अच्छी बॉडी है, और ये मोटा भी है। तो जब ये देखते हैं इसकी हाइट को, इसकी बॉडी को, इसके वेट को देखते हैं, तो वो उसकी ग्रोथ का आंकलन करते हैं, उसकी ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। तो ये चीज़ें कहाँ पे आ जाएंगी, ग्रोथ में आ जाएंगी। तो ये क्या है, एक क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, हाइट, बॉडी वेट, ये सब क्या है, क्वांटिटी है। और अगर ये व्यक्ति भी इन दोनों व्यक्तियों के पास आ जाता है और इनसे बातचीत करने लगता है, ठीक है जी, ये तीनों आपस में बातचीत करते हैं, तो यहाँ पे इन दो व्यक्तियों को इसके बारे में पता चलता है कि ये मैच्योर है या नहीं है, इसकी बातें अच्छी हैं या नहीं है। तो ये दोनों बोलते हैं, तब जब ये व्यक्ति चला जाता है तो ये आपस में बात करते हैं कि बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, इसमें बहुत अच्छे गुण थे। तो ये बात हो रही है इसकी क्वालिटी की, इनकी गुणों की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये किसकी बात हो रही है, क्वालिटी की बात हो रही है, गुणों की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से वो बोल रहे हैं कि इसकी डेवलपमेंट जो है वो अच्छी है, ठीक है। आई होप कि इस एग्जाम्पल से आपको बात समझ में आई होगी। अब बात कर लेते हैं ग्रोथ में। ग्रोथ में नंबर 2 पॉइंट हो जाएगा कि इसमें सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात करेंगे, फिजिकल एस्पेक्ट्स यानी कि शारीरिक चीज़ों की तुलना करेंगे, शारीरिक तुलना ग्रोथ में। और डेवलपमेंट में क्या आ जाएगा, डेवलपमेंट में सारे एस्पेक्ट्स देखे जाएंगे, ऑल एस्पेक्ट्स। जैसे कि क्या है, फिजिकल तो होगा ही होगा,
साथ में सोशल भी होगा, कैसे समाज में है, कोग्निटिव भी होगा, कैसे उसका दिमाग काम करता है, संज्ञानात्मक। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट में चीजें आ जाएंगी। अब अगर हम बात करेंगे कि ग्रोथ ग्रोथ कब से कब होती है, तो ये किसी समय पर रुक जाती है, तो इसका लाइफ स्पैन होता है, इट हैव लाइफ स्पैन। और कब से कब हम बोल सकते हैं कि यह गर्भ से वॉम्ब टू किशोरावस्था तक, यानी कि अडोलेसेंस। कहां से? अडोलेसेंस तक, वॉर्म टू अडोलेसेंस। ठीक है, और अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये चलती रहती है टिल डेथ, तो हम बोलेंगे वॉर्म टू टॉम्ब। ठीक है, गर्भ से कब्र तक ये चलती रहती है। ठीक, अब नंबर 4 आ जाता है कि ग्रोथ ग्रोथ मापी जा सकती है, तो हम लिखेंगे मापी जा सकती है। ठीक है, इट कैन बी मेजर्ड। ओके, और अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसको मापा नहीं जा सकता है, तो हम बोलेंगे मापी नहीं जाती है, नॉट मेजर्ड। लेकिन इसको असेस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, ओनली असेस्ड। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट के ध्यान में रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अब डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट यानी कि विकास। ओके, तो डेवलपमेंट के पीछे क्या क्या अध्ययन थे, क्या क्या थ्योरीज थी, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले डेवलपमेंट कैसे होती है, कहाँ से आती है, तो ये एफर्ट्स और प्रैक्टिस से आती है। ठीक है, एफर्ट्स मतलब कोई व्यक्ति है वो कितने एफर्ट्स लगा रहा है, या कोई बच्चा जो है वो कितने एफर्ट्स लगा रहा है, या कितनी प्रैक्टिस कर रहा है, तो आ जाता है डेवलपमेंट कम्स फ्रॉम एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस। एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस यानी कि कहाँ से? अभ्यास से। जितनी भी उसको अनुभव होगा, जितना भी वो अभ्यास करेगा, उससे उसका क्या होगा? विकास होगा। ठीक है, और दो बातें, लर्निंग यानी कि शिक्षण, जो भी उसको शिक्षा मिलती है, साथ में मैच्योरेशन यानी कि परिपक्वता। इन दोनों को मिलाकर क्या होती है? डेवलपमेंट होती है, या हम बोलेंगे कि विकास होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, कौन कौन सी स्टेजेस है भाई साहब? इसकी बहुत सारी स्टेजेस है डेवलपमेंट की। कितनी स्टेजेस हैं? हम 6 मुख्य रूप से डेवलपमेंट की स्टेजेस को पढ़ेंगे। तो नंबर 1 पे आ जाती है हमारी प्री नेटल पीरियड। प्री नेटल पीरियड, और प्री नेटल पीरियड में हम बोलेंगे कि गर्भावस्था। जब बच्चा क्या होता है? माता के गर्भ में होता है, और इसका समय कितना रहता है? 40 वीक्स, 40 सप्ताह। और इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है, फास्टेस्ट ग्रोथ होती है। ठीक है, देखो बच्चा पहले क्या होता है? एक छोटा सा सेल होता है, एक बिंदु मात्र होता है, फिर उसमें क्या होता है? डिवीजन होते हैं तो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाता है, फिर उसमें भी डिवीजन होते हैं। फिर ये जो डिवीज़न होते हैं, तो इस डिवीज़न्स में हर एक पॉइंट से, हर एक डिवीज़न से अलग अलग पार्ट्स बनते हैं। पहले बच्चे का हृदय बनता है, फिर उसके दिमाग बनता है, फिर बाजुएं, फिर पैर, हाथ पैर, ये सब बनते हैं। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है वो प्री नेटल पीरियड में देखी जाती है, गर्भावस्था में देखी जाती है। फिर अगर हम नंबर 2 की बात करते हैं तो ये आ जाता है इन्फेंसी। ये हो जाती है शैशवावस्था,
जब बच्चा क्या है, शिशु है, एक छोटा सा है, अभी अभी उसने जन्म लिया है। और इसका टाइम क्या होता है, 0 to 2 ईयर्स। 0 से 2 वर्ष तक बच्चे को क्या बोलते हैं कि वह शैशवावस्था में है, इन्फेंसी स्टेज में है। और यहाँ पे भी ग्रोथ होती है, तो इस पीरियड को बोला जाता है सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोथ पीरियड। ठीक है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा ग्रोथ कौन सी अवस्था में होती है, कौन सी स्टेज में होती है, तो आप बोलोगे प्रीनेटल पीरियड में। अगर प्रीनेटल पीरियड या गर्भावस्था ऑप्शन में नहीं है, तब आप कहां पे जाएंगे, तब आप इन्फेंसी में जाएंगे। ठीक है, बात इतनी। ओके, अब तीसरे नंबर पर तीसरी स्टेज कौन सी आ जाती है, चाइल्डहुड आ जाती है भाई साहब, हमारा बचपन, चाइल्डहुड। और इसको क्या बोलते हैं, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था का टाइम जो होता है वो 3 से लेके 12 साल तक होता है, वर्षों तक होता है। और उसके बाद चाइल्डहुड को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक तो 3 से लेके 6 वर्ष, और दूसरा 6 से या 7 से 11 वर्ष या 12 वर्ष आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको 3 से 6 वर्ष इसको बोल देते हैं अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। और अगर हम 7 से 11 वर्ष की बात करते हैं तो इसको बोल देते हैं लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद नंबर 4 पे जो स्टेज जाती है वो जाती है एडोलिसेंस। एडोलिसेंस जिसको हम बोलते हैं किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था। और इसका समय क्या रहता है, तो ये 12 से लेके 19 वर्षों तक रहता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज आ जाती है हमारी स्टेज नंबर 5, इसको हम बोलते हैं एडल्टहुड। एडल्टहुड, एडल्टहुड मतलब कि जब वयस्क बन जाता है, कोई बच्चा जो है वो वयस्क बन जाता है। और इसकी आयु क्या रहती है, 20 से 60 वर्ष। ठीक है, 20 से 60 वर्ष। और उसके बाद अंतिम स्टेज आ जाती है जिसको हम बोलते हैं कि बूढ़ा हो गया है, कोई व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, ओल्ड एज। ओल्ड एज। और इसका समय क्या रहता है, 60 से लेके टिल डेथ, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, 60 वर्ष से लेके टिल डेथ। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। ऑलराइट, अब हम चाइल्डहुड के बारे में बात करते हैं। चाइल्डहुड को भी देखना बहुत जरूरी है। तो चाइल्डहुड में ये हो गया अर्ली चाइल्डहुड, यहां पे लिख देता हूं अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड जिसको बोलते हैं पूर्व बाल्य अवस्था। तो देखो इसको क्या क्या नाम दिए जाते हैं, एक तो इसको बोलते हैं प्ले एज है भाई, खेलने वाली एज है, इसमें खेलते हैं भाई, ठीक है जी, खेलो। उसके बाद इसको बोलते हैं प्री गैंग एज भी, इसमें बच्चे जो हैं क्या है, अपनी गैंग बनाना शुरू कर देते हैं। गैंग एज, प्री गैंग एज, गैंग एज से पहले वाली अवस्था। ठीक है, उसके बाद इसको प्री स्कूल एज भी बोलते हैं। यहाँ पे बच्चा जो है आंगनबाड़ी में जाता है लेकिन स्कूल नहीं जाता है, स्कूल जाएगा जब वो 5 वर्ष का हो जाएगा, है ना। और इसी स्टेज में लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होती है, बच्चा लैंग्वेज सीखता है, तो हम बोलेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास होता है। अपने घर वालों से, अपने समाज से वह बोलना शुरू करता है, वाक्यों को बनाना शुरू करता है, एक दूसरे से बातें करता है या खुद ही बोलता रहता है। तो ये होगी लैंग्वेज डेवलपमेंट की एज। और अगर हम बात करेंगे लेटर चाइल्डहुड की, लेटर चाइल्डहुड, ठीक है, तो इसको क्या क्या बोलते हैं, एक तो आ गया गैंग एज, बच्चा इसमें गैंग बनाना है, अपनी गैंग बनाना है, अपनी टोलियां बनाना शुरू कर देता है, टोली वाली एज हो गई। फिर स्कूल एज, यहाँ पे बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है, तो इसको बोलेंगे स्कूल एज। उसके बाद यहाँ पे झगड़े भी बच्चा करने लगता है ना, ठीक है, झगड़ता है, तो इसको बोलते हैं ट्रबल एज।
ट्रबल एज जहाँ पे बच्चा झगड़े करता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, दोस्ती की उम्र, यहाँ पे बच्चा जो है वो दोस्त बनाता है और उन्हीं दोस्तों में उसकी दुनिया खत्म हो जाती है, फ्रेंडशिप। तो ये अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड में डिफरेंस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है जी, ये बातें थोड़ी सी हमने क्लियर की यहाँ पे। अब उसके बाद और देख लेते हैं, और क्या देखेंगे भाई साहब, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ग्रोथ को, विकास को और हमारी जो अभिवृद्धि है उसको। तो नंबर 1 पे आ जाते हैं हेरिडिटरी फैक्टर्स। हेरिडिटरी जो हमें माता पिताओं से मिलते हैं, हेरिडिटरी फैक्टर्स हो जाएंगे, यानी कि अनुवंशिक, अनुवंशिक फैक्टर्स। उसके बाद सोशल आ जाएगा, सोशल यानी कि सामाजिक, और नेचर आ जाएगा प्राकृतिक। फिर बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो जाएगा, इमोशनल संवेगात्मक फैक्टर्स हो जाएगा, और इंटेलिजेंस उसकी बुद्धिमत्ता। ये सारे के सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं किसको, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। ठीक है, बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो उसके बाद बहुत सारे नियम आते हैं, लॉज आते हैं, ठीक है, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं। ठीक है, एक देखो जैसे हमारे पास पेड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, तो वो अपने हिसाब से ग्रोथ करते हैं, अपने हिसाब से डेवलपमेंट करते हैं। ह्यूमन बींग्स जो है वो अपने हिसाब से, उनका एक अलग पैटर्न होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ठीक है, और कोई भी जितने भी जीव जंतु हैं वो अलग अलग से, जैसे कि ह्यूमन की अगर हमने बात कर ली तो और भी पशुओं की बात कर लेते हैं, जैसे कि बिल्ली है, और हमारे पास कुत्ता है, और या हमारे पास और कोई भी पशु है, तो उनका पैटर्न, ग्रोथ का पैटर्न या डेवलपमेंट का पैटर्न अलग होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि पशुओं में जो हमारा कुत्ता होता है उसका प्रेगनेंसी पीरियड जो है वो अलग होता है, ह्यूमंस का प्रेगनेंसी पीरियड अलग होता है, तो उस हिसाब से उनका क्या होता है, विकास होता है, डेवलपमेंट होती है। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम नियमों की बात करते हैं, लॉज की बात करते हैं। सबसे पहले आ जाता है यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल लॉ का मतलब हो गया कि सार्वभौमिक नियम है ये भाई साहब। ग्रोथ जो है, डेवलपमेंट जो है वो होनी ही होनी है, विकास सभी में होगा, ये हो गया यूनिवर्सल लॉ, सार्वभौमिकता नियम। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि समान प्रतिमान नियम, समान प्रतिमान नियम। अब देखो इसमें क्या होगा भाई साहब, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कुत्ते की, तो सभी के सभी कुत्ते एक ही पैटर्न से ग्रोथ करेंगे, एक ही पैटर्न से विकास करेंगे। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास कोई स्पीसीज है, स्पीसीज है, वह एक पैटर्न में विकास करेंगे, एक पैटर्न में विकास करेंगे, या उनका एक पैटर्न में विकास होगा। ठीक है, फिर एक आ जाता है नियम, कौन सा है, कंटिन्यूटी का नियम। कंटिन्यूटी का नियम, निरंतरता का, निरंतरता का, निरंतर वो बढ़ता ही रहता है, निरंतरता का नियम बोलते हैं। यानी कि वह कंटिन्यूटी में डेवलपमेंट होती रहती है, किसी में भी कंटिन्यूटी में डेवलपमेंट होगी। जैसे कि हम बात करते हैं कोशिकाओं का निर्माण, कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है भाई साहब, जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। तो कोशिकाओं का निर्माण यानी कि सेल्स का निर्माण वो होता रहता है, कंटिन्यूटी में होता रहता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नियम की अगर हम बात करते हैं तो नियम आ जाता है यूनिफॉर्मली डेवलपमेंट, यूनिफॉर्मली डेवलपमेंट रेट। यानी कि एक गति से वो बढ़ता रहता है, एक गति से बढ़ता रहता है, डेवलपमेंट उसमें होती रहती है। तो देखो
मान लो कि एक बच्चा है, ठीक है, वो 18 वर्ष तक उसका ग्रोथ जो हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है जी। उसके बाद वो थोड़ी सी रुक जाती है, फिर उसके बाद फिर से बढ़ने लगती है, फिर रुक जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है, मैच्योरिटी में रुक जाती है, और ऐसे जो है वो उसकी डेवलपमेंट चलती रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आ जाता है इंडिविजुअल डिफरेंस। अब देखो विकास जो है वो हर एक इंसान या हर एक बच्चे में अलग अलग होता है। अब कोई बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है, कोई बच्चा जो है वो उसकी बुद्धिमत्ता जो है वो कम रहती है। तो ये आ जाता है इंडिविजुअल डिफरेंस का नियम, लॉ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत अंतर, ठीक है। फिर एक रूल आता है, एक और लॉ आता है, जर्नल टू स्पेसिफिक। इसको हम बोलते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब देखो इसको समझो थोड़ा सा। पहले सामान्य काम करता है, कोई बच्चा है सामान्य काम करता है, और फिर धीरे वो एक स्पेसिफिक काम करता है। जैसे मान लो कि सारे के सारे बच्चे जो हैं वो चल रहे हैं, ठीक है जी, अपनी लेग्स का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे जो हैं वो क्या बन जाते हैं, धावक बन जाते हैं। तो पहले चलना जो है वो सभी में सेम है, एक जर्नल प्रक्रिया है चलना, लेकिन जब वो धावक बन जा रहा है तो एक स्पेसिफिक काम कर रहा है, तो ये होता है जर्नल टू स्पेसिफिक। यानी कि पहले सारे काम करेगा, वो धीरे धीरे काम करेगा, लेकिन बाद में जो है वो एक स्पेसिफिक काम को पकड़ लेगा। तो जर्नल टू स्पेसिफिक इस चीज को दर्शाता है। फिर देखो और कौन कौन से हैं। एक हो गया इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण करना, किसी चीज का एकीकरण करना आ जाएगा इंटीग्रेशन में। फिर एक हो जाता है हमारा प्रिडिक्टेबिलिटी। अब प्रिडिक्टेबिलिटी में क्या आ जाता है, अनुमान। हम अनुमान लगा सकते हैं बच्चे को देख के कि इसकी डेवलपमेंट, इसका विकास जो है वो कैसे हो सकता है। प्रिडिक्शन लगाना, एक पूर्वानुमान लगाना, ठीक है, सही बात है। अब देखो ये जो इंडिविजुअल डिफरेंस है ये किसने दिया, ये वाला नियम किसने दिया, ये दिया था गैल्टन ने। गैल्टन का आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो हम आगे आपको अच्छे तरीके से सुनाएंगे, ठीक। अब इंडिविजुअल डिफरेंस की अगर बात करते हैं तो दो तरह के होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस मनुष्य के बीच में हो जाते हैं, और एक ही मनुष्य के बीच में भी होते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इंट्रापर्सनल, जिसको हम बोलेंगे कि एक ही व्यक्ति एक ही काम को अलग अलग तरीके से करता है, ठीक है। और दूसरा हो जाता है इंटरपर्सनल। तो इंटरपर्सनल में क्या होता है, दो व्यक्ति एक काम को अलग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आ जाता है, व्यक्तिगत अंतर में आ जाता है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद आ जाते हैं भाई साहब, ग्रोथ जो है वो कैसे होती है। ग्रोथ सिफेलोकाउडल तरीके से होती है। सिफेलोकाउडल का मतलब क्या हो गया, सिर से पैर की ओर। तो ये इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, क्वेश्चन पूछा गया था। सिर से पैर की ओर क्या होती है, डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है। और एक आ जाता है हमारा प्रोक्सीमो डिस्टल। अब इसका क्या मतलब हो गया, केंद्र से सिरों की ओर,
और, इसको समझिएगा थोड़ा सा। देखो स्पेलोकॉर्डल की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका एक मैं शरीर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे इस तरह से। तो सिर से पैर की ओर, यानी कि पहले सिर की ग्रोथ होगी, फिर कंधों की ग्रोथ होगी, फिर बाजुओं की ग्रोथ होगी, फिर पेट की ग्रोथ होगी, फिर पैरों की, यानी कि सिर से लेके सिर से पैर की ओर ग्रोथ हो रही है। और प्रोक्सिमोडिस्टल की बात करें तो देखो ये इस तरह से हमारे पास एक व्यक्ति है कोई या बच्चा है, तो पहले सेंटर की ग्रोथ होगी, फिर ये ग्रोथ जो है वो बाहर की तरफ जाएगी, केंद्र सिरों की तरफ जाएगी। यानी कि अगर हम बाजुओं की बात करते हैं तो पहले शोल्डर की ग्रोथ होगी, फिर शोल्डर के बाद हमारे बाजुओं की ग्रोथ होगी। ये बोलना चाह रहा है, इसको बोलते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहां से क्वेश्चन पूछता है तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये जो स्टेजेस हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टेजेस, ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेजेस ये किसने दी थी? ये दी थी रूसो ने, पहली बार रूसो ने दी थी। ठीक है, और रूसो जो थे एक कैसे व्यक्ति थे? नेचुरलिज्म का सपोर्ट करने वाले थे। नेचुरलिज्म यानी कि प्रकृतिवाद। ये बोलते थे कि प्रकृति के हिसाब से ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है बच्चे में। ठीक है, तो यहां तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो हमारे बैच में ज्वाइन करने के लिए आप हमारे साथ इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और बाकी फ़ीस की जानकारी भी आप हमसे पता कर सकते हैं इन नंबरों पर संपर्क करके। एक बार फिर से बता दूं कि 14 मार्च से हमारा बैच शुरू हो रहा है, जो कि टेट के लिए शुरू हो रहा है ये बैच। ठीक है, और जिसमें कि कौन कौन सी स्ट्रीम कवर होंगी? मेडिकल स्ट्रीम कवर होगी, नॉन मेडिकल स्ट्रीम कवर की जाएगी, जेबीटी और आर्ट्स। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारी क्लासेस चलेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसमें एनरोल कीजिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।